हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी पॉइंट। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हमारी पॉजिटिव और मोटिवेशनल लाइंस। तो आज की पॉजिटिव और मोटिवेशनल लाइंस हैं: असफलता से निराश मत होना, बल्कि क्या कमी रहेगी यह पता लगाओ और दुगनी ऊर्जा से काम में लग जाना। सफलता आपकी दासी होगी। यानी अगर हम असफल हो जाते हैं तो हमें ये नहीं कि हमारा सब कुछ समाप्त हो गया, बल्कि हमें जो है ना उसमें जो कमी है उसको ढूंढ के उसमें सुधार करके दुगनी ऊर्जा से काम में लग जाना है। फिर सफलता हमारे कदमों में होगी। ओके फ्रेंड्स, इसी लाइन के साथ करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, भ्रामक जानकारी फैलाने के चलते यूट्यूब ने कितने चीनी चैनल्स को डिलीट कर दिया है। तो यूट्यूब ने चीनी चैनल्स को डिलीट किया है, तो कितने चीनी चैनल्स हैं? वो हैं 2500, 2500। ये कदम किसने उठाया है? यूट्यूब ने। और यूट्यूब किसकी है कंपनी? गूगल की। गूगल ने ले रखी है अब, ठीक है। तो गूगल ने बड़ा कदम उठाते हुए 2500 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स को डिलीट कर दिया है। चाइनीज़ जो यूट्यूब चैनल्स हैं, 2500 से ज़्यादा। ओके, अब यूट्यूब के बारे में जानकारी। यूट्यूब अमेरिका की वीडियो देखने वाली वेबसाइट है, यानी अमेरिका की ये कंपनी है यूट्यूब, ठीक है। जिसमें पंजीकृत सदस्य यानी जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद वीडियो क्लिप देख सकते हैं और वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं, ये आपको पता है। ओके, और यूट्यूब बनाई किसने थी? इसे जो है ना पेपल, एक अमेरिकी कंपनी द्वारा जो है ना ये बनाया गया था, पेपल के द्वारा, ठीक है। और ये पेपल क्या है? पेपल के बारे में मैंने आपको यहाँ ब्रैकेट में बता रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पेपल एक अमेरिकी कंपनी द्वारा प्रदान की एक दुनिया भर में ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है, ठीक है। यानी ऑनलाइन पेमेंट्स की जाती है, वेबसाइट है एक पेपल, ये समझ लो। इसके माध्यम से जो है ना ऑनलाइन आप लेन देन कर सकते हो, ठीक है। तो पेपल जो है ना, इसके 3 कर्मचारी थे। कौन कौन? चार्ड हर्ले, एक तो चार्ड हर्ले, एक स्टीव चैन और एक जावेद करीम। इन लोगों ने क्या बनाया था? यूट्यूब को बनाया था। और कब बनाया था? 2005 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान कर लो, ठीक है, नोट कर लिया करो इनको। और जिसे नवंबर 2006 में गूगल ने 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया, ठीक है। तो यानी बाद में गूगल ने खरीद लिया था। बनाई थी यूट्यूब, कोई पूछ ले कि किसने बनाई है, तो किसने बनाई है? ये बनाई है 3 जो है ना, पेपल जो कंपनी थी उसके 3 कर्मचारी हैं, चार्ड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम। इन्होंने यूट्यूब को बनाया था 2005 में, और अगले साल 2006 में जो है ना गूगल ने इसको खरीद लिया था। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की घोषणा करी है? यानी मुफ्त स्मार्टफोन दिए जाएंगे। कोरोना की वजह से लोग जैसे डिमांड कर रहे हैं कि बच्चों के पास फ़ोन होने चाहिए। कई गरीब माँ बाप जो है ना ऑनलाइन क्लासेज की नहीं दिला पाते क्योंकि फ़ोन नहीं होते उनके पास। तो अब घोषणा करी है कि 12वीं क्लास के जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ना स्मार्टफोन दिए जाएंगे। ये घोषणा की रही है पंजाब ने। ओके फ्रेंड्स, तो कोरोना वायरस के कारण पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए पंजाब सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लगभग यहाँ पे संख्या दे रखी है 1,73,823 विद्यार्थियों को इस वर्ष नवंबर तक जो है ना ये स्मार्टफोन देने की घोषणा करी कि नवंबर तक दे दिए जाएंगे। ओके, जिक्र हुआ पंजाब का, राजधानी है चंडीगढ़, जो हरियाणा की भी राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के पंजाब के अमरिंदर सिंह, और राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन, T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 यानी 2021 में जो T20 का वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो होगा अपने देश भारत में। अब ये यानी घोषणा कर दी गई है कि T20 2021 का जो वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो इंडिया में होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट में लगातार सबसे ज़्यादा वनडे मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन हैं? यानी सबसे ज़्यादा लगातार का जिक्र है, ये कंटिन्यू सबसे ज़्यादा जो है ना वनडे मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो वो हैं रिकॉर्ड अभी भी सचिन तेंदुलकर। ओके, 1990 में करियर शुरू करने के बाद लगातार 8 साल तक 185 वनडे मुकाबले खेले हैं सचिन तेंदुलकर ने। लगातार 8 साल यानी 1990 से लेकर 1998 तक 185 वनडे मुकाबले खेलें, जो रिकॉर्ड है, ठीक है। तो पहले नंबर पे सचिन तेंदुलकर, दूसरे नंबर पे लगातार खेलने में मोहम्मद अजरुद्दीन, और तीसरे नंबर पर विराट कोहली। अब जिक्र हुआ है क्रिकेट का, तो इसको रेगुलेट करता है बीसीसीआई। ओके,
तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। ये रोज़ बताता हूँ, शायद रटे गए होंगे, नहीं रटे गए होंगे तो और इनको रट लो आप लोग। रोज़ वीडियो मेरा देखते हो तो 100% मुझे श्योर है कि आप रट गए होंगे बीसीसीआई के सारे जितने भी ये पॉइंट्स है ये। ओके, तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, सचिव हैं इसके अमिताभ चौधरी, और पुरुष कोच जो क्रिकेट के हैं हमारी इंडिया के वो रवि शास्त्री, महिला कोच हैं WV रमन। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी, ओके, सेबी ये हिंदी है इसकी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ओके, और इंग्लिश में क्या है आपका, सेबी, यानी इस से क्या बना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये होता है सेबी, ओके। तो इसके चेयरमैन हैं अजय त्यागी, उनका भी कार्यकाल समाप्त होने वाला था, उनके कार्यकाल को कितने महीने तक बढ़ा दिया गया है, ओके, तो ये बढ़ा दिया गया है अब 18 महीने तक, ओके फ्रेंड्स, यानी लगभग 1.5 साल और बढ़ा दिया गया है। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल इस साल सितंबर के आखिर में ख़त्म हो रहा था। केंद्र सरकार ने त्यागी के कार्यकाल को फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। अब इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1988, ओके, सॉरी 12 अप्रैल 1988। और फिर जो है ना, इसको कानूनी रूप से इसको वैध कब किया गया था, 30 जनवरी 1992। तो 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि सेबी की स्थापना एक्चुअल में कब हुई थी, वो हुई थी अप्रैल 1988 में, लेकिन कानूनी रूप से इसको वैध करार दिया गया था 30 जनवरी 1992 को, ओके फ्रेंड्स। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और अध्यक्ष हैं अजय त्यागी, जिनका अभी जिक्र किया है, ओके। ये सभी जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उनको रेगुलेट करता है, जैसे NSE है यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, BSE है यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एट्सेट्रा, ओके। अगला क्वेश्चन, लेबनान सरकार ने बेरूत में विस्फोटक हमले के कारण कितने दिन के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है। तो ये अभी हाल ही की बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी घटना है कि जो है ना, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है जिसमें जो है ना, जितने वहाँ का जो इलाका है वो लगभग तहस नहस हो गया। तो वो है लेबनान देश के अंदर, ओके, और उसकी राजधानी बेरूत के अंदर। तो कितने दिन की अब इमरजेंसी लगा दी है, ओके फ्रेंड्स। तो अब 2 सप्ताह के लिए जो है ना, वहाँ उस देश में यानी लेबनान के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दी है। और इमरजेंसी में ये है कि सारे जितने भी जो है ना आज़ादी होती है देश के निवासियों की, वो छीन ली जाती है, और सारे के सारे जो पावर हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो भी लगभग किसके हाथ में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं देश की सरकार के हाथ में। वो जैसे फैसला लेना चाहे वो सबको मान्य करना पड़ेगा, ये होता है इमरजेंसी, ओके। 2 सप्ताह तक। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए भीषण विस्फोट के बाद सरकार ने 2 सप्ताह के लिए आपातकाल की स्थिति की घोषणा करी है, और इस दौरान सेना को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। सेना यानी जो एक्शन ले जो है ना ले सकती है कोई भी एक्शन। तो विस्फोट के कारण शहर में मीलों दूर तक इमारतों को नुकसान पहुंचा। ये धमाका तब हुआ जब लेबनान आर्थिक संकट से बुरी तरह से घिरा हुआ, यानी पहले ही कोरोना की वजह से आर्थिक संकट बहुत था देश में, ओके। तो अब ये विस्फोट हुआ है, तो ध्यान करना, लेबनान की राजधानी बेरूत के अंदर हुआ था ये विस्फोट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है, ओके, यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़, इनको अपना हिस्सा जो है ना नक्शे के अंदर दिखाया है। तो किसने दिखाया है, अब ये दिखाया है पाकिस्तान ने, ओके फ्रेंड्स। पाकिस्तान ने भी नेपाल की तरह, क्योंकि इससे पहले जो है ना नेपाल ने भी ऐसा ही किया है, नक्शे में इंडिया का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में दिखाया है। इसी प्रकार से पाकिस्तान की कायराना हरकत है, उसने जो है ना नेपाल की तरह नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए भारतीय इलाकों जम्मू कश्मीर, ओके, लद्दाख और गुजरात के जूनागढ़ को अपने नक्शे में शामिल किया है। ये पहली बार है जब पाकिस्तान ने इन इलाकों को अपने नक्शे में दिखाया है। पाकिस्तान से पहले नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया था, मानचित्र जारी किया था, जिसमें भारत के लिपुलेख, कालापानी व लिपियाधुरा को अपने हिस्से में दिखाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके देख लिया करो और नोट कर लिया करो। अगला क्वेश्चन,
भारत के नए CAG कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारत के जो है ना नए CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, ये होती है CAG की फुल फॉर्म, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इनकी नियुक्ति की गई है अभी हाल ही में, यानी आज 8 अगस्त से ज्वाइन करेंगे। तो वो कौन हैं? वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये अभी डेली वीडियो देखते हो आपको पता है ये कौन थे? ये थे उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। उनकी जगह जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बन गए हैं मनोज सिन्हा। ओके, तो इनको अब ये नया कार्यभार दिया गया है CAG का, गिरीश चंद्र मुर्मू को। ओके, CAG की फुल फॉर्म मैंने आपके लिए लिख दी है। ओके फ्रेंड्स, और अब इसका विवरण बता रखा है डिटेल में कि संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक। ये अनुच्छेद की क्वेश्चन बहुत, जब डीपली एग्जामिनर पूछता है तो ये पूछता है, हमेशा सीधा साधा नहीं पूछता। ये पूछता है कि भी जो है ना कौन से अनुच्छेद के तहत CAG की नियुक्ति होती है। तो 148 से 151 तक संविधान के अंदर जो है, क्योंकि संवैधानिक पद है ये CAG का, 148 से लेके 151 तक इसका वर्णन है CAG का संविधान में। ओके, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ओके, और 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, ये इसकी कंडीशन है कि CAG की नियुक्ति या तो होता है तो है 6 वर्ष के लिए। मान लीजिए वो आज 55 साल का है, तो 55 प्लस 6 आपके हो गए 61, तो ठीक है, पूरे 6 वर्ष पूरे कर लेगा। अगर आज वो हो रहा है 62 साल का, तो वो जो है ना सिर्फ 3 ही साल और रहेगा उसका कार्यकाल, क्योंकि 65 वर्ष की आयु के बाद रिटायर समझा जाता है। ठीक है, तो इसका कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ओके, तो भारत के धन का संरक्षक माना जाता है CAG को। ये भारत के धन के जितने भी जो है ना, कहाँ से आमदनी हो रही है, कहाँ खर्च हो रहा है, यानी पूरे आय व्यय का ब्यौरा रखता है। ओके, तो सारे ऑडिट इसी के माध्यम से होते हैं, CAG के माध्यम से। और ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये देश के 14वें CAG हैं। ओके, 14th नंबर के हैं ये। और सैलरी की बात हो तो इसकी 2.5 लाख रुपया महीना सैलरी होती है। अगला क्वेश्चन, RBI ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो RBI ने अभी हाल ही में, जो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, बार बार ध्यान कर लिया करो इन पॉइंट्स को, शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर, उन्होंने मीटिंग करी थी अब। तो उन्होंने अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। ओके, तो इसका आंसर है कोई बदलाव नहीं। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.3% पर बरकरार रखा गया है। यानी अभी हाल ही जो है ना 4% है, 3.3% है। अब ये जिक्र हो रहा है बार बार रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है इसके बारे में आपको बताया अब मैंने। ओके, यानी रेपो रेट क्या है? RBI बैंकों को जिस रेट पर कर्ज देता है, बैंकों को जिस रेट के ऊपर, जिस इंटरेस्ट रेट होता है उस पर बैंकों को कर्ज देता है RBI, ओके, उसे कहा जाता है रेपो रेट। इसी आधार पर बैंक भी ग्राहकों को कर्ज मुहैया कराते हैं। तो कहने का मतलब ये है, यदि RBI से बैंकों को सस्ता कर्ज मिलेगा तो ग्राहकों को भी सस्ता कर्ज दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सिंपली समझा दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है ना रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से RBI में जमा धन पर ब्याज मिलता है। RBI में बैंक जितना धन जमा करवाते हैं ना, तो वो इंटरेस्ट मिलता है, वो होती है रिवर्स रेपो रेट। ये ध्यान कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी का। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू करी है? तो PPP योजना ये शुरू करी है हरियाणा सरकार ने। ओके, अब PPP का मतलब परिवार पहचान पत्र। ठीक है, सिंगापुर और ब्राज़ील की तरह हरियाणा में भी अब परिवार को अपनी पहचान होगी। 4 अगस्त को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना का शुभारंभ कर दिया है। देश में हरियाणा पहला प्रदेश बन गया है जहां पे PPP की योजना शुरू करी गई है। तो पहला जो भी होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो PPP परिवार पहचान पत्र हरियाणा में शुरू किया है पहली बार देश के अंदर। अगस्त के अंत तक 20 लाख परिवार को स्मार्ट कार्ड बनाकर सौंप दिए जाएंगे। 3 महीने बाद किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य होगा। जैसे आधार कार्ड, ऐसे ही PPP यानी परिवार पहचान पत्र हर एक की फैमिली ID सरकार देगी। ये अनिवार्य है किसी भी योजना का फ़ायदा उठाने के लिए। ओके, और इसका फ़ायदा सबसे बड़ा क्या है? इसके लिए जो है ना लोगों को सरकारी कार्यालयों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो भी सरकार की जो भी योजनाएं होंगी वो आपके डोर पे आ जाएंगी, आपके दरवाजे पर खुद होंगी।
एक क्लिक के साथ आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। मान लीजिए आज जो है ना आपका नाम रजिस्ट्रेशन है, तो कल आपका बच्चा आज 16 साल का है, 2 साल बाद 18 साल का हो गया, तो उसके बाद क्या होएगा कि 18 साल का होते ही अपने आप ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आपके पीपीपी के अंदर, तो उस पर मैसेज आ जाएगा कि भाई 18 साल के हो चुका है, ये फलाना जो आपका परिवार का मेंबर है ये, और अब इसका वोटर कार्ड बन चुका है, आप फॉर्मेलिटी कर दीजिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वेरीफाई करवा लीजिए। ओके, तो ये ऐसे मैसेज, या फिर मान लो कोई 60 साल का हो जाता है, आज एज दिखा रखी है परिवार पहचान पत्र में, फिर वो 60 साल का जैसे ही होगा ऑटोमेटिक उसकी पेंशन बन जाएगी। तो इससे ज़्यादा और क्या सुविधा चाहिए कि ऑटोमेटिक आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई जो है ना आप 60 साल के हो चुके, आपकी पेंशन बन गई, आप ये कागजात लेके यहाँ पहुँच जाओ। बताओ, है ना, बिल्कुल जी। तो बहुत ही अच्छी पहल है परिवार पहचान पत्र, पहली बार देश में हरियाणा में लागू हुआ है। ओके फ्रेंड्स, हरियाणा की राजधानी आपको पता है चंडीगढ़, पंजाब की भी जो राजधानी है, और मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज, ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आ गए, किसने करी थी? तो ये करी थी दयाराम साहनी ने। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था, यानी इसकी खुदाई करी थी। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वह दयाराम साहनी को इसका खोजकर्ता माना गया। ये सभ्यता सिंधु नदी की घाटी में फैली हुई थी। सिंधु जो नदी है उसके आसपास लगभग जो है ना खुदाई में इसके जो क्षेत्र हैं वो मिले हैं, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। और पहली बार जो है ना कांस्य के प्रयोग की कहानी से कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। ओके, नोट कर लिया करो, क्योंकि आप लोग वीडियो को रोक के आराम से इजीली देख के पॉइंट्स नोट कर लिया करो जो आपको अच्छे लगे हो। अगला क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य अपना राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपने के बाद 300 ईस्वी पूर्व के आसपास चंद्रगिरी पहाड़ी, ये भी पूछ लेता है कि कौन सी पहाड़ी के ऊपर वो गया था, चंद्रगिरी पहाड़ी, श्रवणबेलगोला ये जगह का नाम है कर्नाटका के अंदर। ओके, वहाँ चले गए, अपना राजपाट सब कुछ अपने बेटे बिंदुसार को सौंप के। ओके, और वहाँ उन्होंने जैन आचार्य भद्रभाव से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछते हैं कि भी जो है ना चंद्रगुप्त ने किससे जो है ना जैन दीक्षा ली थी? तो उन्होंने जो है ना भद्रभाव को अपना गुरु बना लिया था, तो जैन धर्म अपना लिया था। अंत में इसने, ठीक है, हिंदू धर्म का अनुयायी था, लेकिन लास्ट में जो है ना जैन धर्म अपना लिया था। अपने अंतिम दिन उसने जो है ना श्रवणबेलगोला के अंदर जो चंद्रगिरी पहाड़ी है वहाँ बिताए थे। ओके, और इसी तरह जो है ना उपवास करके उसने अपने प्राण त्याग दिए। अगला क्वेश्चन, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? वो कहा जाता है फ्रांस को। फ्रांस को भूमि एवं जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। ओके, फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अदरवाइज जो है ना सभी जो यूरोपीय देश हैं वो खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, फ्रांस आत्मनिर्भर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस को किसानों का देश भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश यानी चारों तरफ से जो भूमि से भरा हुआ हो वो होता है भू आवेष्टित, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ हो भूमि से, तो यानी जिसको इंग्लिश में लैंड लॉक, चारों तरफ से जो है ना भूमि से लॉक हो जो देश, तो वो विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? वो है मंगोलिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में चारों तरफ भूमि से घिरा एक लैंडलॉक्ड देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में रूस, दक्षिण पूर्व और पश्चिमी में चीन से मिलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखना, आप पढ़ाई करते तो ये ध्यान होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वो 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 फरवरी 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे थे। ओके, और अब ये जॉन मथाई बताया आपको, ये मैंने बता रखा है। पहले नंबर पे रेल मंत्री, यानी भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, ये नोट कर लेना। और भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। ओके, जो भी डाउट हो वीडियो को रोक के उसको नोट कर लिया करो पॉज करके। ओके फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों को जानकारी देना मेरा उद्देश्य है, ताकि आपको अधिक से अधिक एक वीडियो में आप सीख सकें। ओके, तो मुझे पूर्ण विश्वास है वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।
और अपने अन्य जितने भी यारे प्यारे जितने भी साथी हैं, जितने भी घर परिवार में, तो उनसे जो है ना सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ताकि इस जो मैं जो तैयारी करता हूँ, जो तुम्हारा जो है ना वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, उसका फ़ायदा अधिकतर स्टूडेंट्स को मिल सके। ओके फ्रेंड्स, और आप अपने जो एग्ज़ाम है उसमें बिल्कुल जो है ना क्लियर कट तरीके से पास हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।